और अगर मैं आज की चर्चा की शुरुआत में एक ऐसी बात कहूं जो शायद बहुत लोगों को चौंका दे, तो मतलब ये, अगर मैं ये कहूं कि जिस एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हमारे देश में इतने लंबे और बड़े आंदोलन होते हैं, वो असल में कोई कानून है ही नहीं। बिल्कुल, और यही इस पूरे विषय की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मतलब ये एक ऐसा भ्रम है जिसे लगभग पूरे देश ने सच मान लिया है। सही बात है। हम अखबारों में, टीवी पर रोज इस शब्द को सुनते हैं और बस मान लेते हैं कि ये किसानों का कोई पक्का कानूनी अधिकार है। तो आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। जी, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है हाल ही में आई एक बड़ी खबर। हाँ, 2025-26 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। सरकार ने पीएम आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इस योजना को पूरे 35,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ आगे बढ़ा दिया है। 35,000 करोड़? ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज का हमारा मकसद यही है कि हम जो हमारे पास शोध सामग्री है उसके आधार पर इस भारी भरकम सरकारी योजना के पीछे के असली अर्थशास्त्र को समझें। मतलब हम इसे डिकोड करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किसानों की आय का सीधा सीधा मामला नहीं है। तो फिर किस चीज का है? देखिए, ये सीधे तौर पर देश की खाद्य सुरक्षा और जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार होता ना, उससे जुड़ा हुआ है। पर इस गहराई में जाने से पहले मैं एक चेतावनी के तौर पर कुछ बताना चाहूंगी। अच्छा, कैसी चेतावनी? मतलब कृषि नीतियों में अचानक से किया गया कोई भी बदलाव, उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही सटीक और डराने वाला उदाहरण दिया गया है, श्रीलंका का 2018 से 2022 का आर्थिक संकट। अरे हाँ, श्रीलंका वाले संकट की तस्वीरें तो मतलब पूरी दुनिया ने देखी थी। वहाँ हालात इतने बिगड़ गए थे कि लोग एकदम सड़कों पर उतर आए थे। जी, लेकिन भाई वो सब शुरू कैसे हुआ? मतलब खेती की नीतियों ने वहाँ इतनी बड़ी भूमिका कैसे निभा दी? मैं समझाती हूँ। शुरुआत 2018-19 के आसपास हुई थी। वहाँ की सरकार ने चुनाव जीतने के बाद अपने वादे के मुताबिक भारी टैक्स कटौती कर दी। तो इससे सरकार का जो राजस्व था वो गिर गया। और फिर 2020 में कोरोना महामारी आ गई। अब देखिए, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पर्यटन पर चलती है। हाँ, टूरिज्म तो उनका मुख्य आधार है। बिल्कुल, महामारी में पर्यटन पूरी तरह से ठप हो गया। नतीजा ये हुआ कि उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार था यानी फॉरेक्स रिजर्व, वो लगभग खत्म हो गया। मतलब उनके पास दूसरे देशों से अपना जरूरी सामान आयात करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। एकदम सही। और इसी आयात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज शामिल थी, खेती के लिए रासायनिक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। ओहो। हाँ, 2021 आते आते श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उर्वरक मंगा सके। अब तार्किक रूप से सरकार को ये सच्चाई जनता के सामने रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन्होंने रातों रात एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी अर्थव्यवस्था की ही कमर तोड़ दी। उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से पूरा श्रीलंका 100% जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। बाप रे, मतलब बिना किसी पूर्व योजना के रातों रात पूरे देश की कृषि व्यवस्था बदल दी। हाँ, उन्होंने तर्क दिया कि रासायनिक खादों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। लेकिन जैविक खेती को स्थापित होने में तो सालों लग जाते हैं। मतलब मिट्टी को अपनी प्राकृतिक उर्वरकता वापस पाने में भी तो समय लगता है ना? यही तो। और इसी बात को श्रीलंका की सरकार ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसका परिणाम बहुत ही भयानक रहा। फसल का उत्पादन अचानक से बहुत बुरी तरह गिर गया। जाहिर सी बात है। जिस देश में चावल का बहुतायत में उत्पादन होता था, वहाँ चावल का अकाल पड़ गया। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे और पूरे देश में लगभग भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई। और फिर अर्थव्यवस्था चरमरा गई और जनता ने विद्रोह कर दिया। मतलब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि वहाँ के शीर्ष नेताओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। जी, ये पूरी केस स्टडी हमें बताती है कि अगर कोई देश आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है तो उसे अचानक बंद करने के क्या भयानक नतीजे हो सकते हैं। तो एक बात बताइए, अगर हम श्रीलंका से सबक लें तो आयात पर निर्भरता कम करने का कोई सही तरीका भी तो होगा। क्या हम बिना किसी झटके के आत्मनिर्भर बन सकते हैं? इसका बहुत अच्छा जवाब हमारे अपने भारतीय इतिहास में छिपा है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय का उदाहरण ले लीजिए। अच्छा, 60 के दशक वाला। हाँ, जब देश में अनाज का भारी संकट था और हम आयात पर निर्भर थे, तब उन्होंने रातों रात आयात बंद करने का कोई अव्यावहारिक फैसला नहीं लिया।
बल्कि उन्होंने तो देश की जनता से एक दिन का उपवास रखने का आग्रह किया था ताकि अनाज की खपत थोड़ी कम हो सके। बिल्कुल, और साथ ही कृषि क्षेत्र में ऐसे सुधार किए जिससे देश धीरे धीरे मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से गेहूं और चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। कोई भी बदलाव हमेशा चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। सही बात है। और जो पीएम आशा जैसी योजनाएं हैं वो इसी सोच का नतीजा है, जहां हम धीरे धीरे देश को कुछ खास फसलों में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहीं पर बात वापस एमएसपी की आ जाती है। स्रोतों को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि एमएसपी का जो सच है कि वो कोई कानून नहीं है। हाँ, मतलब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मनरेगा एक कानून है ना? अगर किसी को मनरेगा के तहत काम नहीं मिलता तो वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। या फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जिसके तहत राशन पाना एक कानूनी अधिकार है। लेकिन एमएसपी के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। एकदम नहीं। एमएसपी के पीछे कोई कानूनी बाध्यता होती ही नहीं है। सरकार बस हर साल कुछ फसलों के लिए एक न्यूनतम दाम घोषित कर देती है कि हम इस दाम पर फसल खरीदेंगे। तो अगर बाजार में फसल के दाम गिर जाएं और कोई व्यापारी किसान को उस एमएसपी से कम दाम दे रहा हो तो किसान पुलिस या अदालत के पास जाकर ये नहीं कह सकता कि इस व्यापारी पर मुकदमा दर्ज करो, क्योंकि इसकी कोई कानूनी गारंटी है ही नहीं। और इसी वजह से किसानों को मजबूरी में अपनी फसल बहुत ही कम दामों पर बेचनी पड़ती है, जिसे हम डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। मतलब किसान ने महीनों मेहनत की लेकिन उसे अगली फसल के लिए तुरंत नकद पैसा चाहिए, तो बाजार में जो भी दाम मिल रहा हो, चाहे वो नुकसान का सौदा हो, उसे बेचना पड़ता है। जी, और इसी डिस्ट्रेस सेल की समस्या को खत्म करने के लिए पीएम आशा योजना को लाया गया था। इसे सितंबर 2018 में कृषि मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया था। हमारे स्रोत इसे एक अम्ब्रेला योजना कहते हैं। अम्ब्रेला योजना मतलब एक बड़ी छतरी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप और आपका पार्टनर बारिश में एक ही छाते के नीचे जा रहे हैं। अचानक से एक दोस्त भी आ जाता है। अब छाता तो एक ही है लेकिन उसके नीचे कई लोग कवर हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो पीएम आशा भी एक मुख्य छतरी है जिसके नीचे 3 अलग-अलग छोटी योजनाएं आती हैं, और इन तीनों का मुख्य लक्ष्य बस यही है कि किसानों को एमएसपी का वास्तविक लाभ मिल सके। सही कहा। इन 3 छोटी योजनाओं की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एमएसपी को लागू करने का जो हमारा पारंपरिक तरीका है ना, उसकी अपनी बहुत बड़ी सीमाएं हैं। लेकिन भाई एक बात बताइए, अगर सरकार ने एमएसपी तय कर ही दी है तो वो सीधे सीधे किसानों से सारा अनाज खुद ही क्यों नहीं खरीद लेती? ये 3 अलग-अलग रास्ते निकालने की क्या जरूरत आ पड़ी? क्योंकि सरकार के पास इतना भौतिक ढांचा यानी फिजिकल स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं। अच्छा, गोदामों की कमी? बिल्कुल। पूरे देश में जितनी फसल पैदा होती है उसे सुरक्षित रखने के लिए जितने गोदाम चाहिए वो सरकार के पास नहीं है। अगर सरकार जबरदस्ती खरीद भी ले तो वो अनाज खुले आसमान के नीचे पड़े पड़े सड़ जाएगा। इसलिए सारा उत्पादन सरकार खुद नहीं खरीद सकती। समझ गया। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए पीएम आशा के 3 मुख्य स्तंभ बनाए गए। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला स्तंभ क्या है? पहले स्तंभ का नाम है मूल्य समर्थन योजना यानी PSS। ये एमएसपी लागू करने का सबसे पुराना तरीका है। इसमें सरकार असल में फसल खरीदती है। भारत सरकार की एजेंसियां जैसे नफेड और FCI किसानों से सीधे अनाज खरीदकर अपने गोदामों में रखती हैं। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? मतलब सरकार को सपना तो आएगा नहीं कि कब और कहां खरीदना है। नहीं, इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। जब किसी राज्य की मंडियों में किसी फसल के दाम एमएसपी से नीचे जाने लगते हैं तो राज्य सरकार को 24 घंटे के अंदर केंद्र को सूचित करना होता है। सिर्फ 24 घंटे में? हाँ, राज्य कहता है कि देखिए हमारे यहाँ दाम गिर गए हैं, आप हस्तक्षेप कीजिए। इसके बाद केंद्र सरकार की एजेंसियां बाजार में उतरती हैं और इस पूरी खरीद में जो भी आर्थिक नुकसान होता है उसकी भरपाई सीधे केंद्र सरकार करती है। ठीक है, ये तो हो गया वो तरीका जहां सरकार के पास गोदाम है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर जो मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगा, मूल्य कमी भुगतान योजना या PDPS। हाँ, ये योजना इसलिए खास है क्योंकि इसमें सरकार फसल का एक दाना भी भौतिक रूप से नहीं खरीदती। मतलब कोई अनाज सरकारी गोदाम में नहीं जाता। ये तो कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वाले प्राइस ड्रॉप कैशबैक जैसा लग रहा है। मतलब आपने सामान खरीदा, अगले दिन दाम कम हुआ तो कंपनी बचा हुआ पैसा आपके खाते में डाल देती है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। एकदम ऐसा ही होता है। इस योजना में किसान अपनी फसल लेकर मान्यता प्राप्त मंडी में जाता है और आम दिनों की तरह बाजार भाव पर अपनी फसल बेच देता है। तो मान लेते हैं कि MSP 2000 रुपए तय है।
लेकिन मंडी में उस दिन बाजार का भाव सिर्फ 1800 रुपए है। किसान ने 1800 में फसल बेच दी। अब जो 200 रुपए का घाटा हुआ उसका क्या? बस यही सरकार की एंट्री होती है। किसान के पास प्रमाण होता है कि उसने 1800 में बेचा है। सरकार उस 200 रुपए के अंतर को सीधे किसान के बैंक खाते में डाल देती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के जरिए। तो 1800 व्यापारी से मिले, 200 सरकार से, हो गए पूरे 2000 रुपए। मतलब किसान को पूरा एमएसपी मिल गया। मैंने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना भी कुछ इसी मॉडल पर थी। जी बिल्कुल उसी पर आधारित है। लेकिन रुकिए, यहाँ तो एक बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है मुझे। कैसा झोल? देखिए, अगर मंडी के व्यापारियों को ये पता चल जाए कि घाटे की भरपाई तो सरकार कर ही देगी, तो क्या वे जानबूझकर कोई गिरोह नहीं बना लेंगे? मतलब वे आपस में तय कर सकते हैं कि हम 1800 क्या सिर्फ 1500 रुपए ही देंगे, बाकी के 500 तो किसान को सरकार से मिल ही जाने हैं। इससे तो व्यापारी मनमानी करेंगे और सरकारी खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। ये बहुत ही तार्किक सवाल है और नीतियां बनाते समय इस खतरे को ध्यान में रखा गया था। इसी मनमानी को रोकने के लिए इस योजना को ई-नाम यानी ई-नाम पोर्टल से जोड़ा गया है। अच्छा, राष्ट्रीय कृषि बाजार वाला पोर्टल? हाँ, ई-नाम पूरे देश की मंडियों के दामों पर डिजिटल नजर रखता है। तो सरकार एक मॉडल कीमत तय करती है जो आसपास के राज्यों के औसत दाम पर निर्भर होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि व्यापारी 500 में खरीद लेगा और सरकार 1500 की भरपाई कर देगी। भरपाई की एक अधिकतम सीमा होती है। पूरी प्रक्रिया मॉनिटर होती है ताकि व्यापारी गिरोह बनाकर दाम ना गिरा सके। ओहो, तो ये काफी चालाकी से तैयार किया गया सिस्टम है। चलिए अब योजना के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना यानी PPSS। ये अभी सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब सिर्फ प्रयोग के तौर पर है, पूरे देश में लागू नहीं है। इसके तुम नाम से ही लग रहा है कि इसमें निजी कंपनियों को शामिल किया जा रहा है। जी, इसका मुख्य विचार यही है कि जब सरकार के पास खरीद और भंडारण का ढांचा नहीं है तो क्यों ना प्राइवेट सेक्टर की कार्यक्षमता का इस्तेमाल किया जाए। इसमें सरकार बड़ी निजी कंपनियों को अनुमति देती है कि वे बाजार में जाएं और किसानों से MSP पर फसल खरीदें, खासकर तिलहन की फसलें। लेकिन कोई निजी कंपनी ऐसा भला क्यों करेगी? मेरा मतलब है, अगर बाजार में दाम 1500 चल रहा है तो कोई प्राइवेट कंपनी अपनी जेब से 2000 रुपए क्यों देगी किसान को? उनका काम तो मुनाफा कमाना है ना। बिल्कुल सही, और इसीलिए सरकार उन्हें एक बड़ा आर्थिक इंसेंटिव देती है। सरकार कहती है कि आप किसान को पूरा MSP दीजिए, इसके बदले में आपके पूरे खर्च और मेहनत के लिए हम आपको MSP का 15% तक सेवा शुल्क देंगे। अच्छा, तो इससे सरकार को नए गोदाम बनाने का खर्च नहीं उठाना पड़ता और किसान की फसल भी MSP पर बिक जाती है। एकदम सही। और ये तीनों स्तंभ तो बहुत स्पष्ट हो गए, लेकिन इस पूरी चर्चा में मुझे एक चीज बहुत खटक रही है। क्या? हमने भारत की कृषि की इतनी बात की, लेकिन गेहूं और चावल का नाम पूरी चर्चा में कहीं नहीं आया। क्या ये PM आशा योजना उनके लिए नहीं है? यहीं पर इस योजना का सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य छिपा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसलों में विविधता लाना। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे किसान गेहूं और चावल के उस पुराने चक्र से बाहर निकलें। पर गेहूं और चावल के चक्र में नुकसान क्या है? मतलब किसान तो वही उगाएगा ना जिसमें उसे सुरक्षा दिखेगी। समस्या ये है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं चावल उगाने की इतनी गहरी आदत बन चुकी है क्योंकि वहां सरकारी खरीद पक्की होती है। लेकिन देखिए, चावल एक ऐसी फसल है जिसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। हाँ, ये तो है। इन राज्यों में भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है। अर्थशास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि जब हम चावल निर्यात करते हैं तो असल में हम अपना कीमती पानी निर्यात कर रहे होते हैं। जमीन बंजर हो रही है। बाप रे, ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। और दूसरी तरफ की आर्थिक विडंबना देखिए, हमारे गोदाम गेहूं और चावल से ठसाठस भरे पड़े हैं, वो सड़ रहा है, लेकिन हमें अपनी जरूरत का खाने का तेल जैसे पाम तेल, सूरजमुखी का तेल और दालें विदेशों से भारी मात्रा में आयात करनी पड़ती हैं। मतलब हम एक तरफ अपना पानी बर्बाद करके वो उगा रहे हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, और दूसरी तरफ अपनी कीमती विदेशी मुद्रा खर्च करके वो खरीद रहे हैं जो हम आसानी से खुद उगा सकते हैं। बिल्कुल, भारत का हजारों करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार केवल खाने का तेल और दालें खरीदने में चला जाता है। तो PM आशा योजना का मुख्य उद्देश्य इसी असंतुलन को ठीक करना है। अच्छा, तो सरकार चाहती है कि किसान गेहूं चावल छोड़कर अरहर, उड़द, मसूर,
या सरसों और सोयाबीन उगाएं। हाँ, और सरकार उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती है कि अगर वे दलहन और तिलहन उगाएंगे तो सरकार उन्हें नुकसान नहीं होने देगी। इसीलिए हमारे स्रोतों में एक नई घोषणा का भी जिक्र है। हाल ही में सरकार ने वादा किया है कि वह अगले 4 सालों तक राज्यों के तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन का 100% खरीदेगी। जी, ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसानों के मन में जो डर है ना, वो पूरी तरह खत्म हो जाए। जब उन्हें पता होगा कि उनकी सारी दाल सरकार खरीदे लेगी, तो वो बिना डरे दालों की खेती की तरफ मुड़ेंगे। इससे हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी और हम दालों के मामले में आत्मनिर्भर भी हो सकेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए, कोई भी सरकारी योजना सिर्फ कागजों पर ही एकदम परफेक्ट दिखती है। ये तो है। जमीनी हकीकत तो थोड़ी अलग होती है ना। तो इस 35,000 करोड़ की योजना में क्या कमियां हैं जो किसानों को इसका पूरा लाभ उठाने से रोक रही हैं? कमियां बिल्कुल है। सबसे बड़ी सीमा तो यही है कि आमतौर पर केंद्र सरकार किसी राज्य के कुल उत्पादन का केवल 25% ही कवर करती है। सिर्फ 25%? तो अगर मान लीजिए किसी राज्य में 100 टन दाल उगाई गई तो सरकार सिर्फ 25 टन खरीदेगी, बाकी के 75 टन का क्या? बाकी 75% को खपाने की जिम्मेदारी फिर राज्य सरकार की अपनी नीतियों या खुले बाजार पर आ जाती है। और आपको पता ही है, हर राज्य की वित्तीय क्षमता अलग अलग होती है। तो ये एक बड़ी खामी है। और दूसरी सबसे बड़ी बाधा है तकनीकी। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी जमीन के कागजातों के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अरे भाई, ये तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। मतलब एक आम किसान जो दिन भर खेत में पसीना बहाता है, उसके लिए डिजिटल कागजी कार्रवाई किसी सिरदर्द से कम नहीं होगी। यही कारण है कि कई बार जो वास्तविक और जरूरतमंद किसान होते हैं, वो इस तकनीकी उलझन में फंसकर योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। किसानों में जागरूकता की कमी है और इस ऑनलाइन प्रक्रिया को बहुत ज्यादा सरल बनाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि 35,000 करोड़ रुपए का ये बजट कोई आम घोषणा नहीं है। ये सिर्फ किसानों को खुश करने या डिस्ट्रेस सेल रोकने का उपाय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर हमारी निर्भरता कम करने की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय रणनीति है। हाँ, ये गेहूं और चावल वाले उस पुराने एकाधिकार को तोड़कर दलहन और तिलहन की तरफ बढ़ने का ब्लूप्रिंट है। और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है। सही कहा, लेकिन चलते चलते एक बात सोचने वाली है। बिल्कुल। अगर हम इस चर्चा के आधार पर भविष्य की तरफ देखें, वो जो हमने योजना के तीसरे हिस्से की बात की थी ना, वो PPSS वाला, जहां प्राइवेट कंपनियों को MSP पर खरीद करने के लिए लाया जा रहा है। हाँ, जो अभी सिर्फ एक प्रयोग है। लेकिन सोचिए, अगर ये प्रयोग बहुत ज्यादा सफल हो गया, मतलब अगर बड़ी बड़ी निजी कंपनियों को ये प्रक्रिया मुनाफे का सौदा लगने लगी, तो क्या होगा? क्या भविष्य में हमारी वो पारंपरिक सरकारी मंडियां जहां किसान पीढ़ियों से जाता रहा है, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी? ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां एक छोटे से किसान को, जिसके पास शायद केवल 2 एकड़ जमीन है, उसे अपनी फसल बेचने के लिए किसी स्थानीय मंडी के आड़ती के बजाय एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अधिकारियों से मोल भाव करना पड़े। हाँ, जब वो छोटा किसान उस कॉर्पोरेट ढांचे के सामने खड़ा होगा, तो क्या वो सच में मोल भाव कर पाएगा? या वो पूरी तरह से एक नई व्यवस्था के आगे बेबस हो जाएगा? क्या ये भारतीय कृषि व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव नहीं होगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब भविष्य के गर्भ में ही छिपे हैं। बिल्कुल। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। अगली बार जब आप MSP के बारे में पढ़ें, तो इसके पीछे के इस पूरे अर्थशास्त्र और इन सवालों को जरूर याद रखिएगा। सुनते रहिए और गहराई से समझते रहिए।